जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। और आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि या फिर सूझबूझ का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? सूझ का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दिया था कोहलर ने, और इसकी जो दो तीन टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। तो और ये आज की क्लास जो है वो सभी जितने भी ये सी टेट है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सी टेट हुआ, DSSB हुआ, या फिर KVS और एच टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी को। किसने दिया था यह सिद्धांत? कॉलर ने दिया था। पहले हम जो है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम क्या है? ये एक लर्निंग थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। कौन सी थ्योरी है? लर्निंग थ्योरी है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। किसने दिया था सिद्धांत? वोल्फगैंग कोहलर ने। कंप्लीट जो इनका पूरा नाम है वो है वोल्फगैंग कोहलर। और इसमें जो है यह सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित है। गेस्टाल्ट क्या है इसका मीनिंग भी हम देखेंगे। गेस्टाल्ट होता क्या है? इसका अध्ययन वर्दीमर, कोहलर, कॉफका और लेविन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने किया था। अब देखिए गेस्टाल्ट होता क्या है। गेस्टाल्ट कैसा शब्द है? एक जर्मन शब्द है। तो और कोहलर भी कौन थे? एक जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। कोहलर कौन थे? जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे। जो गेस्टाल्ट शब्द है इसका अंग्रेजी में कोई सटीक अनुवाद नहीं है। इसकी कोई जो भी एक कन्फर्म मीनिंग नहीं है, लेकिन इसे एन ऑर्गेनाइज्ड होल मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में देखते हैं। ठीक है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम लर्निंग केवल परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया नहीं है। ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था ना थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? बच्चे बार बार प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी बच्चा जो है कोई भी इंसान क्या करता है? किसी भी चीज़ को एक संपूर्ण रूप में देखता है। जैसे हम कोई गाड़ी देखते हैं, पहले हम ये नहीं देखते कि उसका मॉडल क्या है क्या है। नहीं, हमें कोई गाड़ी दिखाई देती है, हम उसको कंप्लीटली देखते हैं। ठीक है। कॉलर का क्या योगदान है? इतना ठीक रहेगा। अब इसमें एक चीज़ है, यहाँ आप देखिए, पेपर वाला पूछता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनसाइट थ्योरी किसने दी थी। इनसाइट इनसाइट थ्योरी या फिर सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो आंसर आएगा कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने। लेकिन अगर गेस्टाल्ट आए, गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट जो है इसके गेस्टाल्ट के समर्थक कौन थे? तो उसमें वर्दीमर, कोहलर, कॉफका और लेविन थे। ठीक है। दो चीज़ें हुई क्या? इनसाइट या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा कोहलर। क्या होगा कंप्लीट आंसर? सिर्फ टू द पॉइंट क्या होगा आंसर? कोहलर। लेकिन अगर गेस्टाल्ट टर्म पूछता है कि गेस्टाल्ट टर्म जो है किसने दी थी, इसके प्रतिपादक कौन थे गेस्टाल्ट टर्म के, तो उसमें वर्दीमर आएगा। ठीक है। गेस्टाल्ट टर्म जो है वो किसने दी थी? टर्म वर्दीमर ने दी थी। इनसाइट थ्योरी कोहलर ने दी थी। और इसके जो सिद्धांत के, इस गेस्टाल्ट सिद्धांत के समर्थक कौन थे? कोहलर थे, कॉफका थे, वर्दीमर थे और लेविन थे। अब एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेविन जो है उन्होंने फील्ड थ्योरी भी दी थी, लर्निंग की फील्ड थ्योरी दी थी। उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे आने वाली जो और भी दो तीन वीडियो बनने वाली हैं भी इस टॉपिक पे, तो उन वीडियोज़ में जो है लेविन की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लें। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉलर का योगदान क्या था? कॉलर ने सिद्ध किया कि अधिगम केवल क्रमिक प्रयासों से नहीं, जैसे ट्रायल एंड एरर था ना, ट्रायल एंड एरर जो मेथड था, ये सिर्फ उनके ही प्रयासों से नहीं बल्कि समस्या को संपूर्ण रूप से देखने और समझने से भी संभव है। उन्होंने अंतर्दृष्टि इनसाइट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है अनुभव का एकाएक पुनर्गठन। क्या होता है कि जो इनसाइट थ्योरी होती है ना, वो क्या है कि सूझबूझ इंसान में आप मान सकते हैं कि पहले से होती है, लेकिन सूझबूझ क्या है? जब समस्या आन पड़ती है तो एकदम से आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? सडन रिकॉग्निजेशन या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है।
हमारे ऊपर अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होता है, सूझबूझ जो है, इनसाइट, वो क्या होता है, एकदम से आता है। तो पेपर में पूछा गया था कि जो इनसाइट है या अंतर्दृष्टि या सूझबूझ है वो इंसान में कब आती है, एकदम से आती है या पहले से ही निहित होती है या फिर समस्या को देखकर होती है। तो क्या होगा, ये सडनली होता है। सूझबूझ नो डाउट हमारे अंदर होती है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अचानक हमारा दिमाग जो है काम करना शुरू कर देता है। चलिए अब देखते हैं थ्योरी का। ये था, क्या किया था कॉलर ने, एक चिंपैंजी था, नाम क्या था उसका, सुल्तान। तो सुल्तान पे क्या प्रयोग किया था, सुल्तान या सुल्ताना दिया होता है बुक्स में, दोनों नाम दिए होते हैं, आप सुल्तान या सुल्ताना कुछ भी मान लें। बंदर था, क्या किया था कि एक पिंजरे में बंद कर दिया इस चिंपैंजी को, चिंपैंजी था ये। तो चिंपैंजी को जो है एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे में ऊपर की साइड क्या किया, कुछ केले जो है रख दिए, लटका दिए थे। देखिए ये यहाँ पे हैं, तो ये जो है केले इन्होंने लटका दिए। अभी क्या किया, तो पिंजरे में जो है कुछ बॉक्स पड़े थे और कुछ स्टिक्स पड़ी थी। तो बंदर ने क्या देखा कि केले जो है 4 बार प्रयोग किया। पहले में क्या किया, केले थोड़ी कम ऊंचाई पे थे, तो मतलब इसका हाथ चला जाता था, इसने केले तोड़े और खा लिए। सेकंड में इसने क्या किया कॉलर ने, कि केलों की ऊंचाई बढ़ा दी। तो फिर चिंपैंजी ने क्या किया, सुल्तान ने बॉक्स लगाया, उस पर चढ़ के केले तोड़ लिए। थर्ड टाइम में फिर क्या किया कि ऊंचाई जो है और बढ़ा दी, उसने फिर बॉक्स के ऊपर बॉक्स और रखे और केले जो है तोड़ दिए। अब कॉलर ने सोचा भाई ये बॉक्स को जो है ये बार बार यूज़ कर ले रहा है, तो उसने खूब ऊंचाई पे टांग दिए। क्या किया, जो छड़ियाँ पड़ी थी इसके पास, वो क्या था, इंटरलॉक वाली छड़ी होती है ना, एक दूसरे के अंदर जो फिक्स हो जाती हैं, तो वो छड़ी पड़ी थी। अब ज़्यादा ऊंचाई बढ़ गई, अब जो है ये बॉक्स पे चढ़ के भी केले नहीं तोड़ पा रहा था, नहीं मिल पा रहे थे इसको केले। तो इसने क्या किया, छड़ियों को आपस में जोड़ा, बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाया, छड़ियों को जोड़ के, और छड़ी से क्या किया, केलों को प्राप्त कर लिया। तो इसने 4 चरण में जो है इस थ्योरी को पूरा किया था। अब देखिए इसमें जो है कॉलर ने क्या किया, चिंपैंजी पर किए प्रयोग से सिद्ध किया कि लर्निंग जो है वो केवल ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समस्या को संपूर्ण रूप से समझने और अचानक समाधान खोजने की क्षमता पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है इसकी थ्योरी है। अभी जो बताया था कि चिंपैंजी को जो है एक बंद कमरे में रखा, पिंजरे में रखा, वहाँ ऊंचाई पर उसको जो है भोजन टांग दिया, मतलब केले टांग दिए, और भोजन तक पहुंचने के लिए उसने कई प्रयास किए, सफल नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, कमरे में रखी वस्तुओं जैसे डब्बे और छड़ी पड़े थे, तो उनको देखा और अचानक से उसे समाधान मिल गया। फिर उसने जो है डब्बों को एक के ऊपर एक रखा, छड़ी का उपयोग किया और अपने खाने को प्राप्त कर लिया, अपना खाना उसे जो है वो मिल गया। ठीक है, अब इस थ्योरी के कुछ नियम या सिद्धांत हैं, इस थ्योरी के कुछ नियम या सिद्धांत है जिसको गेस्टाल्ट सिद्धांत या गेस्टाल्ट प्रिंसिपल और लॉ बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला सिद्धांत है आकृति आधार संबंध का नियम। क्या है, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड क्या होता है, यह नियम कहता है कि हम अपनी दुनिया को, हमारे जो आसपास की चीजें हैं उसको कैसे देखते हैं, आकृति में देखते हैं और ग्राउंड के रूप में देखते हैं। दो चीज़ों में हम बांट देते हैं। किसी को भी मान लीजिए सामने से कोई पर्सन आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, हमें जो है वो सामने आने वाला पर्सन दिखाई देगा, वो व्यक्ति दिखाई देगा, उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो क्या है, सेकेंडरी हैं। ठीक है, हम उन पर जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देते, हम किस पर देते हैं, जो प्राइमरी चीज़ है। अगर हमें कोई इंसान, हमारा फ्रेंड कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो फोकस होगा वो आकृति पर होगा, फिगर पर होगा, मतलब उस इंसान पर होगा। ठीक है, कुछ और नहीं समझना। और आधार जो ग्राउंड है, मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड, कोई पब्लिक है, आ रहा है, कोई जा रहा है, बाइक खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, कुछ भी खड़ा है, उस पर न जाकर कहाँ जाएगा, आकृति पर, आकृति पर जो है हमारा ध्यान जाएगा। ठीक है, जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो मुख्य आकृति स्पष्ट होती है। मतलब अगर सामने से कोई हमारा फ्रेंड आ रहा है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई वो सामने से आ रहा है। ठीक है, जबकि पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। गौण मतलब सेकेंडरी होता है। आकृति का एक निश्चित आकार होता है और इसे बेहतर याद रखा जा सकता है, जबकि पृष्ठभूमि अक्सर आकारहीन होती है। हम बैकग्राउंड पर इतना ध्यान नहीं देते और इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ये था फर्स्ट लॉ कि हम जो है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड पर जो है ये आधारित है। दूसरा है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता, चीज़ें जो हैं कितनी पास पास हैं, कितना दूर दूर हैं। ठीक है,
तो ये क्या है, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी, समीपता का नियम। इसमें क्या कहता है कि जो चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के पास होती हैं और उन्हें हम एक समूह के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक जो है कलेक्टिव रूप में उनको हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो निकटता के आधार पर पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है, चीज़ें जो हमारे जो जितने नज़दीक होती है हम उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो ज़्यादा दूर होती हैं उन पर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, और अलग अलग वस्तुओं को एक संगठित रूप में देखता है। ठीक है, जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, तो जो लूडो पर क्या होता है, 4 बॉक्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है इनको संगठित रूप से देखते हैं। अगर 2 प्लेयर है तो हम आमने सामने देखते हैं। ठीक है, अपोजिशन में 3 प्लेयर हैं तो हम किन्हीं भी 3 को इकट्ठा करते हैं, लेकिन 4 प्लेयर हैं तो हम इसको जो है एक प्रॉपर तरीके में देखते और समझते हैं, खेलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ गुड फिगर। कोई चीज़, हमारा मस्तिष्क क्या होता है कि चीज़ों को अरेंज करके देखता है, उनको एक बैलेंस करके देखता है। ये क्या है, लॉ ऑफ गुड फिगर। यह नियम कहता है कि हमारा मस्तिष्क जो है प्रेरकों, स्टिमुलाई को संतुलित और सम्मिलित, सिमेट्रिक करके देखता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ रेक्टेंगल में है, कुछ चीज़ें मिक्सअप हैं, रेक्टेंगल में है, कुछ सर्कल में है और कुछ ट्रायंगल में है, तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें ट्रायंगल में उनको एक साथ कर देंगे, जो रेक्टेंगल में उनको एक साथ कर देंगे और सर्कल वाली चीज़ों को एक साथ कर देंगे। तो ये क्या है, सिमेट्री है, एक जैसी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना। जैसे लड़कियां करती है ना घर में काम, बर्तन साफ करते हैं हम घर में, तो जो ग्लास और कटोरी होती हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, कटोरी अलग जगह होती है और ग्लास जो है वो अलग जगह होते हैं। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है कि जो सिमेट्रिकल चीज़ें हैं उनको जो है व्यवस्थित करता है। हम सरल और स्थिर आकारों को समूहबद्ध करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी आकृति को देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सरलतम और सबसे व्यवस्थित रूप में समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है निरंतरता का नियम। निरंतरता क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, यह नियम गति को शामिल करता है। जब वस्तुएं एक समान दिशा में बढ़ती है तो हमारा मस्तिष्क उन्हें एक समूह के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बिंदु एक रेखा में है और उसी दिशा में जा रहे हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, एक क्रमबद्ध पैटर्न में देखेंगे। जैसे होता है ना, एपी सीरीज होती है, एपीजीपी सीरीज होती है, या फिर हम ग्राफ लाइन से समझते हैं। जैसे ग्राफ लाइन होती है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। इधर आने वाले नंबर्स को हम किस तरह से देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमारा माइंड क्या करेगा कि ये पॉजिटिव है। इधर आने वाले सभी नंबर्स को हम कैसे देखेंगे, नेगेटिव, क्योंकि इधर जो लाइन ग्राफ पर जो है नंबर लाइन है, इस पर जो लेफ्ट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और राइट साइड पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे ही हमारा माइंड जो है चीज़ों को देखता है। नेक्स्ट है समापन, क्लोजर। सेम सा ही है, लॉ ऑफ क्लोजर, समापन का नियम। हमारा मस्तिष्क अधूरी चीज़ों को क्या करता है, पूरा करता है। रीजनिंग में करते हैं ना कि फिगर्स दी हुई हैं, ये ऐसे बना दिया, फिर इसको ऐसे ऐसे बना दिया, फिर नेक्स्ट फिगर को जो है ऐसे, फिर नेक्स्ट फिगर जो है कंप्लीट करते हैं ना, फिगर को ऐसे कर दिया, नेक्स्ट में ऐसे इतने 2 हिस्से बना दिए, नेक्स्ट में थर्ड बना दिया। तो जो बाकी चीज़ें पूरी होती हैं तो वो हमारा माइंड क्या करता है, इन चीज़ों को पूरा करके देखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, अगर एक वृत्त में थोड़ा सा अंतर छोड़ दिया जाए तो हमारा मस्तिष्क क्या करेगा, उस खाली जगह को भरकर उसे कंप्लीट सर्कल के रूप में देखेगा। नेक्स्ट है समानता, सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी, एक था सिमेट्री। सिमेट्री जैसे उनका आकार होता है, जैसे चीज़ों का आकार होता है, रेक्टेंगल में है या फिर सर्कल में है। ठीक है, ये होती है सिमेट्री। सिमेट्री जो चीज़ें एक जैसी होती हैं। समानता क्या होती है, उनका रूप, रंग, रंग, आकार, बनावट, सारा कुछ क्या होता है, ये समानता होती है। तो हमारा मस्तिष्क उन्हें क्या करता है, एक ही समूह के रूप में देखता है। जैसे क्रिकेट मैच होता है, क्या होता है, क्रिकेट मैच के दौरान क्या करते हैं हम, खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के रंग के आधार पर एक ही टीम का हिस्सा मानते हैं। तो यह क्या होता है, समानता का नियम। अब इस थ्योरी के ये प्रमुख जो है छोटे छोटे बिंदु हैं। क्या कहता है कि सिद्धांत मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति, परसेप्शन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। एक व्यक्ति अलग अलग हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण अर्थ बनाने की कोशिश करता है। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट जो वर्ड दिया था उसका मतलब होता है एट द होल, एट द होल। ठीक है, चीज़ों को
एक ही संगठित रूप में देखना। जैसे अगर हमें बायो में जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो उन सारी चीज़ों को एक साथ करके पढ़ना, उसकी पत्तियों को, जड़ को और तना, जितनी भी चीज़ें हैं सब, रूट्स वगैरह सबको क्या नाम है ये पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम एक पूरे पेड़ को पढ़ पाएंगे, एक पूरे पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का इनसाइट थ्योरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत, या फिर इनसाइट थ्योरी, या फिर सूझबूझ सिद्धांत जो है आप इसको बोल सकते हैं। तो ये थ्योरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।